नमस्कार, मैं हुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में आज एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह शनिवार सुबह आपको बता दें कि वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। उम्मीद थी कि सालों बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी, राजनीतिक दूरियां कम होगी और शायद वापसी की अटकलों को भी बल मिलेगा। लेकिन जो हुआ उसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़कर रख दी। करीब 20 मिनट तक इंतजार, समर्थकों की मौजूदगी और फिर एक नज़र। आरसीपी सिंह ने प्रणाम किया, लेकिन जवाब एक आम कार्यकर्ता की तरह इशारे में मिला और आगे बढ़ गए। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई सियासी संदेश? क्या जेडीयू में आरसीपी सिंह की वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? क्या पुराने रिश्तों की गर्माहट अब ठंडी पड़ चुकी है, या फिर ये बिहार की राजनीति का कोई नया अध्याय लिखे जाने का संकेत है? उधर जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया भी कम तीखी नहीं रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आरसीपी सिंह की राजनीतिक घर वापसी की उम्मीद अब भी बाकी है, या फिर मुलाकात सिर्फ एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी। आपको बता दें कि बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्मा गई है। दरअसल जिस तरह से आरसीपी सिंह जो हैं वो मुलाकात करने पहुंचे, आपको बता दें कि वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसे सवाल भी उठने लगे हैं क्योंकि जिस तरह से आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश कुमार से, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और हाई वोल्टेज आपको बता दें कि ड्रामा हुआ। बिहार की सियासत जो है वो पारा चढ़ गया बिहार की सियासत का, जिस तरह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लंबा इंतज़ार जो है आरसीपी सिंह को करना पड़ा। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की सियासत में अटकलें तेज़ हो गई है, बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। आपको बता दें कि कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अब ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्या आरसीपी सिंह जो है वो कहीं वापस जेडीयू में तो नहीं आने वाले। तमाम तरह के अटकलें हैं। इस बीच बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां भी जो है वो तेज़ हो गई है। तमाम तरह की अटकलें जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार का पारा चढ़ गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह, मुख्यमंत्री जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे मुलाकात करने वो पहुँचे, जिसका उद्देश्य से जो है तमाम तरह के सवाल उठने लगे और ये माना जा रहा है कि उनकी जेडीयू में वापसी के प्रयासों के रूप में भी देखा जा रहा है। ये बिहार की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की मुलाकात को चर्चाओं में लिया जा रहा है। चर्चाओं का बाजार इसे लेकर गर्म हो गया। आरसीपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद हमारे नेता नीतीश बाबू से भेंट हुई, उनसे बातचीत हुई, मुलाकात बहुत आत्मीय रहा। आरसीपी सिंह इस दिन के लिए पिछले साल के नवंबर से ही प्रयासरत थे, लेकिन जेडीयू के अंदर ने के उनके विरोधी इसे सफल नहीं होने दे रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में, तो अब इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैभव जुड़ चुके, तो सीधे उनका रुख करूंगे। विशाल, बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जिस तरह से आरसीपी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात पर, तो ये गाना जो है वो सबसे बड़ा फिट बैठता है कि कब के बिछड़े हम आके यहाँ मिले। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात जो है अब सियासी मायने में जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 4 साल के बाद आरसीपी सिंह जो है नीतीश कुमार से मिलने उनके 7 नंबर सर्कुलर रोड आवास पहुंचते हैं। और आपको मालूम होगा सबा कि नीतीश कुमार जो है आरसीपी सिंह को अपना रामचंद्र कहा करते थे। खुद आरसीपी सिंह भी कहते थे कि नीतीश कुमार के जो है हम रामचंद्र हैं। और कहीं ना कहीं जब भी नीतीश कुमार जो है संकट की घड़ी में या कुछ फैसले लेने होते थे, तो उस समय आरसीपी सिंह से ही फैसले आरसीपी सिंह से सलाह लेकर जो है
निश्चित ही रूप से आरसीपी सिंह से जो इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है राजनीति में। और लगातार जो है ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो है जदयू में जो है वो पुनः अब उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि आरसीपी सिंह से जब बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि जो है हम नीतीश कुमार से अलग कब हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। और अब देखना है कि ये इंतजार अब कब समाप्त होती है और आधिकारिक तौर पे आरसीपी जदयू में कब शामिल होते हैं, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। सभा बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, जिस तरह से तमाम तरह की चर्चाएं तेज हैं, वापसी की भी जो है उनकी चर्चाएं तेज है, उन्होंने इस बीच जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया कि बहुत दिनों से जो है तकरीबन नवंबर से वो इंतजार कर रहे थे मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि कुछ जेडीयू के अंदर ही विरोधी हैं उनके। इस तरह का पोस्ट भी उन्होंने किया। जी देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो जदयू के कुछ बयान देखेंगी और खुद आरसीपी सिंह के बयान देखेंगी। जब आरसीपी सिंह से हमारी बात भी हुई थी और जब खुद हम लोगों ने महुआ खबर पर चलाया था, कुछ समय भी आरसीपी सिंह ने कहा भी था कि जो है हम नीतीश कुमार से अलग कब है, और उन्होंने कहा था कि जो है हम जब भी चाहे तो जदयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बात नहीं है। उस समय आरसीपी सिंह से जब बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था, और उसके तुरंत बाद जो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान आता है, उन्होंने कहा कि ये आरसीपी सिंह कौन है हम जानते भी नहीं है। तो ललन सिंह ने भी जो है आरसीपी सिंह को लेकर कहा कि कौन है आरसीपी सिंह, क्या ये वही व्यक्ति है जिनके कारण जदयू 45 सीटों पर आ गया। तो वही जदयू जो है जदयू के जो कुछ और अलग नेता है, जो अगर श्याम रजक की बात करें तो वो कहते हैं कि जदयू जो है उनका घर रहा है और अगर अपने वो घर में आना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। तो यानी जहाँ कुछ नेता जो है आरसीपी सिंह का विरोध करते हुए नजर आते हैं, तो वही कुछ नेता जो है आरसीपी समर्थन में भी नजर आते हैं। लेकिन यही विरोध के कारण ललन सिंह जैसे जो बड़े नाम है जदयू में, संजय झा जो कि बड़े नाम है, ललन सराफ जो कि बड़े नाम है, संजय गांधी जो कि बड़े नाम है जदयू के, तो इन नेताओं के विरोध के कारण अब तक आरसीपी सिंह की जो मुलाकातें थी वो नीतीश कुमार से नहीं हो पा रही थी। और कल जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं सात सरकुला रोड, तो वहां भी हालांकि उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन जब नीतीश कुमार के पास एक खबर पहुंची कि आरसीपी सिंह आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत आरसीपी सिंह को अंदर बुलाया और उनसे लगभग 10 मिनट तक मुलाकातें की, बातें की। तो देखना है कि अब इस मुलाकात में क्या बात बनती है, क्या आरसीपी सिंह जदयू में शामिल होते हैं, और अगर जदयू में शामिल होते हैं तो कब जो है वो जदयू में शामिल होते हैं। तो कई तरह की जो है सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारों में खड़ी हो गई है। हालांकि विपक्ष जो है इन मुलाकात पर सवाल उठा रहा है, तो वही विपक्ष का कहना भी है कि जो है भूजा पार्टी के लोग यानी बीजेपी के जो है विपक्ष कहीं ना कहीं भूजा पार्टी चाहती है, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये भूजा पार्टी जो है जदयू को खत्म करना चाहती है, और इसी को बचाने के लिए आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी आरसीपी सिंह की तरफ जो है वो अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। तो अब देखना है कि क्या कुछ समीकरण बनता है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो चर्चा काफी तेज है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही आरसीपी सिंह जदयू में शामिल हो सकते हैं और निशांत कुमार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में वो काम करेंगे। सभा बिल्कुल, तकरीबन बताया जा रहा है विशाल जी कि 4 साल बाद जो है मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से उनकी। हालांकि बेहद करीबी है, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं आरसीपी सिंह। जी बिल्कुल, ये मुलाकात जो है 4 साल के बाद हुई है, और 4 साल पहले आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के रामचंद्र कहे जाते थे, और कहीं ना कहीं जब आरसीपी सिंह जदयू में रहा करते थे तो मैं आपको याद होगा कि वो और केंद्र में वो मंत्री भी बनाए गए थे। उसके बाद से जो है कहीं ना, हालांकि कहने वाले जो है राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो यहाँ पे तमाम तरह से कहते हैं आरसीपी सिंह जदयू के कुछ बड़े नेताओं के साजिश के शिकार हो गए। वो जैसे कि नामे भी, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक की माने तो ललन सिंह, संजय झा, ये इन लोगों के नाम ज्यादातर आते हैं कि इन लोगों की साजिश है। लेकिन खैर साजिश किसी की हो, ये हम जो है
कहना जल्दबाजी होगा कि किसने साजिश की थी, किसने किया था। लेकिन आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद जो है जो चर्चा निकल रही है बिहार की राजनीति में, वो अब यही निकल रही है कि जल्द ही आरसीपी सिंह जदयू में शामिल हो सकते हैं। और खासकर नीतीश कुमार भी जो है कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी हो और वो आवे और निशांत कुमार को जो है वो अपना मार्गदर्शन जो है वो दे, ताकि निशांत कुमार भी जो है अच्छे से बिहार के जो उनको जिम्मा मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसको वो चला सके। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जदयू में आवे। तो देखना है कि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी कब तक होती है। सभा बिल्कुल बिल्कुल विशाल यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर बहराइच से। बहराइच में अपराध के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक ही रात में दो अलग अलग भिड़ंतों में 50-50 हजार रुपए के दो इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पहली भिड़ंत रामगांव थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त अभियान में 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर फिरोज पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक फिरोज पर हत्या, लूट, गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज और वो लंबे समय से फरार भी चल रहा था। हालांकि दिलचस्प बात तो यह है कि 25 जून को इसी गैंग के एक अन्य सदस्य असलम को भी पुलिस भिड़ंत में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उस दौरान फिरोज फरार होने में कामयाब हो गया था। लेकिन इस बार पुलिस की घेराबंदी से वो बच नहीं सका। उधर उसी रात दूसरी बड़ी भिड़ंत कैसरगंज इलाके में हुई, जहां 50,000 का इनामी और बॉन्डी थाने का हिस्ट्री शीटर मुलुक राज पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुलुक राज पर चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बहराइच पुलिस का यह अभियान अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में सफल होगा? क्या लगातार हो रही भिड़ंत अपराधियों के बीच खौफ पैदा करेगी? फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी, अभी कुछ दिन पूर्व बाउंड्री क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में एक असलम नाम का व्यक्ति जो 25,000 रुपये का इनामी था और गैंगस्टर का वांछित भी था, उसको पुलिस मुठभेड़ के साथ बाउंड्री पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उसके दो साथी वहाँ मौके से फरार हो गए थे, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई थी और एसओजी की टीम भी लगी थी। उसमें से एक का नाम फिरोज जानकारी भी हो गई थी, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और दर्जनों मुकदमों में चोरी के मुकदमे उस पर थे और कई मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। आज रामगांव क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में फिरोज नाम का व्यक्ति जो 50,000 रुपये का इनामी था और वो गिरफ्तार हुआ। उसका एक साथी जिसका नाम मूलतराज था, जो बाउंड्री क्षेत्र का रहने वाला था, वो भाग गया था। उससे वो लगातार कॉम्बिंग चल रही थी और अभी वो कैसरगंज क्षेत्र में रुकनापुर के राह के पास यहाँ पर चेकिंग चल रही थी। इसमें जो आता हुआ एक सिंडिकेट दिखाई थी, जब उसको रोकने के लिए कहा गया तो लगातार तत्काल पुलिस पार्टी देखते हैं सो कैसरगंज और एसओजी की टीम को उसको फायर किया। पुलिस ने भी आत्मसात जिससे गोली लगी और मौके पर वो गया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी, अभी कुछ इसी पे ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। अजय, पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये दो बदमाशों को, अपराधियों को पुलिस ने भिड़ंत में गिरफ्तार किया है। पुलिस भिड़ंत के बाद एनकाउंटर करके हाफ एनकाउंटर किया गया उन दोनों का। निश्चित तौर से सभा, ये बहराइच की सबसे बड़ी खबर है। एक दो नहीं, जिस लगातार बहराइच में 3 ऐसे लोगों का एनकाउंटर हुआ है। एक का एनकाउंटर जो असलम था उसका 25 तारीख को हुआ है और इन दो लोगों का एनकाउंटर बीती देर रात में हुआ। ये एनकाउंटर इस बात के साफ संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से अपराधियों को ठोक रही है। और बहराइच जिला 17 थाने और 4 कोतवालियों से घिरा इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है, इंडो नेपाल बॉर्डर का इलाका है और यहाँ की लगभग 50 लाख की आबादी इस समय चोरों के कोहराम से करा रही थी। बहराइच का चाहे कोई इलाका हो, चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, बहराइच शहर क्षेत्र की बात करें 35 वार्डों में बटा हुआ इलाका है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं बहराइच में यहाँ पर हो रही थी कि रात में परिवार के लोग सोते थे, सुबह घर साफ हो जाता था। तो इन सब चीजों को लेकर बहराइच के पुलिस अधीक्षक को इन सब बातों से आगाह किया गया कि यही हाल रहा अगर बहराइच में पुलिसिया कार्यप्रणाली का, तो बहराइच की आवाम
सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। इन सब चीजों को लेकर बहराइच लीडर हैं, उन्होंने भी कुंवर दाहोरा, उन्होंने बाकायदा ज्ञापन सौंप दिया और कहा कि यह आंदोलन पदयात्रा में बदल जाएगा, क्योंकि बहराइच के चारों ओर चोरों की घटनाएं बढ़ गई है। तो इन सब घटनाओं को मद्देनजर लेकर बहराइच की पुलिस ने टीम बनाया, एसओजी और स्थानीय पुलिस को शामिल किया। उसके बाद एक के बाद धड़ाधड़ धकाधक इनकाउंटर शुरू हो गए और असलम मारा गया, फिरोज को गोली लगी, उसके बाद ये मुल्क राज, यानी तीनों के पैर में गोली ठोकी गई है और तीनों घायल हुए। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर इनको सलाखों में भेज दिया गया है। तस्वीरें महुआ खबर पर पूरे देश की आवाम देख रही है किस तरीके से लंगड़ा रहे हैं। ये बहराइच की आवाम को कंगाल कर रहे थे, बहराइच की आवाम को बर्बाद कर रहे थे, बहराइच की आवाम की पूंजी को रफू चक्कर हो रहे थे लूट कर। तो इन सब चीजों को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया। शायद यही कारण है कि पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए होंगे, क्योंकि यह आवाज उत्तर प्रदेश के सरकार तक पहुंच रही थी कि बहराइच के अंदर किस तरीके से चोरों ने कोहराम मचाया है। सभा यह बात साफ संकेत है कि लगातार 3 इनकाउंटर इस बात की गवाही है कि बहराइच के अंदर अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, अगर बात की जाए तो ये मुकुल जो है और फिरोज जो है और इससे पहले असलम भी, इन सब पर जो है हत्या, लूट, गैंगस्टर समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। मुकुल जो है वो हिस्ट्री शीटर भी है, पहले भी कई चीजों में संलिप्त रहे हैं ये लोग। निश्चित तौर से महुआ खबर के लाखों दर्शकों को यह बात बता दूं, यह बहराइच जिला बॉर्डर का क्षेत्र है। यहाँ के ये तीनों हिस्ट्री सीटर 50-50 हजार के इनामिया थे। अब आप सोच सकते हैं, और यह गैंग बना लिए थे। यह बहराइच के कछार के इलाकों में गैंग सक्रिय था और इस इलाकों के अंदर सोई जनता को रात में लूट कर फरार हो जाते थे। रात में नींद उड़ गई थी लोगों की, ना वो सो सकते थे और ना वो जाग सकते थे, क्योंकि तिजोरी साफ हो रही थी, लोगों की पूरा परिवार का सामान गायब हो जाता, लाखों करोड़ों के जेवर गायब हो रहे थे। और यूं बहराइच के सदर इलाके में, यानी शहरी क्षेत्र में जहां 24 घंटे 24x7 कड़ा पहरा होता है, उस समय भी बहराइच में चोर नंगा नाच रहे थे, चोरी का कोहराम मचाए हुए थे। और इन सब चीजों को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने संज्ञान लिया होगा, एडीजी गोरखपुर ने संज्ञान लिया होगा, और उसके बाद यह निर्देश बहराइच के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव को दिए गए होंगे, तब ये टीमें बनी हैं। यूं ही नहीं, क्योंकि इससे पहले लगातार चोरियां हो रही थी, मामले दाब दिए जा रहे थे, अपराध लिखने के तैयार नहीं थे लोग, कभी इस थाने की बात होती थी, कभी उस थानों में कहते थे चोरी हुई। इंस्पेक्टर पूरे घटनाक्रम को नकार देते थे कि हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई है, बात छोटे से मामले। और अगर विगत 3-4 महीनों के आंकड़े की गौर करें तो बहराइच में सैकड़ों ऐसी चोरियां हुई होंगी जिसका खुलासा शायद अभी नहीं हुआ है। अब वो खुलासे कब होते हैं, ये तो जांच का विषय है। फाइलों की रजिस्टरों में दर्ज आंकड़े हैं, तहरीर पड़ी होंगे थानों में, लेकिन यह बात जरूर है कि इस तरीके की जो घटना लगातार हो रही थी, उसके बाद ये 3 इनकाउंटर 1, 2, 3 असलम, फिरोज और मुल्क राज, इन तीनों को गोलियों से ठोक दिया गया है और ये तीनों लगड़ाते हुए महुआ खबर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके संकेत साफ हैं। जब ये तस्वीरें अपराधियों के जहन में जाएगी और प्रदेश और देश की आवाम देखेगी कि किस तरीके से बॉर्डर वाले सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल से लगे हुए बहराइच जिले में कोहराम चोरों ने मचाया था, तो उनका हश्र क्या हुआ और उनको अंजाम तक पहुंचाया गया है, सलाखों में भेजा गया। लेकिन यह बात सही है कि जितने बड़े अपराध इनके ऊपर थे, इनको तो सीधा परलोक जाना चाहिए था, अभी जेल गए हैं। अब देखिए भविष्य के गत में क्या होता है। बात करें, फिरोज की बात करें, असलम की बात करें, इन तीनों पर कार्रवाई हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहेगा, अपराधी पैर नहीं पसार पाएंगे, माफिया राज जो है वो खत्म हो जाएगा, माफियाओं अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि इस जरिए ये भी साफ तौर पर दिख रहा है जमीनी हकीकत क्या है, जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। ये जो बदमाश है, अपराधी है, जो जन्मजात अपराधी लगते हैं, जिस तरह से इनकी गतिविधियां सामने आ रही है, पहले से भी मामले दर्ज है और इन सब का सफाया करने में अब यूपी पुलिस एक्टिव है। निश्चित तौर से सबा, एक तरीके से बहराइच का टेम्परेचर इस समय हाई है। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ रात में बारिश, कड़कड़ाती ठंड भी हो जा रही है। उसी बीच में यह कार्रवाइयां हुई हैं, ताबड़तोड़ पैर में गोलियां ठोकी गई है। तो जिस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम पुलिस ने दिया है, ये संकेत साफ है। लेकिन यह बात सही है,
जैसा कि महुआ खबर ने कहा बिल्कुल। कि इससे पहले अपराधियों की कमर तोड़ी गई, अपराधियों को ठिकाने लगाया गया, लेकिन यह बात मान लीजिए कि वो अपराधी बहुत बड़े बड़े अपराधी थे, जिनके ऊपर दर्जनों नहीं सैकड़ों सैकड़ों मामले थे, बड़े बड़े पूरे प्रदेश में आतंक मचाए हुए थे। और ये जो अपराधी ये जिले वाले अपराधी हैं, यानी जिले और इलाकों में इनकी दहशत थी, और इनको ठोक करके यह बात संकेत दिया गया कि सिर्फ बड़े नहीं, छोटे अपराधी जो 50,000, 1,25,000 के भी जिनके ऊपर इनाम घोषित है, वो भी बचने वाले नहीं है। अगर उन्होंने बहराइच जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं पर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया तो उनका अंजाम यही होगा जो महुआ खबर पर लंगड़ाती हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक बात साफ है कि बहराइच में इस तरीके की घटनाएं, और आदमी कंगाल हो जा रहा था, जिनके पास गरीबी के अंदर किस तरीके से अपने परिवार की कोई शादी करना चाहता था, कोई रोजगार करना चाहता था, उनका पूरा घर तबाह हो जा रहा था, बिल्कुल कंगाल हो जा रहे थे। रोते हुए लूटे पिटे परिवार के लोग जब थानों में पहुंचे थे तो वहां पर भी पुलिस उन्हें टरका देती थी और कहती थी तहरीर बदल दीजिए। अब एक नया गेम चलता है, अगर चोरी घटनाएं हो गई जिलों के अंदर तो उनकी तहरीर बदला दी जाती है, कहते हैं भाई हमारी गलती से चोरी हो गई, लोग सीसीटीवी लगाएं। अरे सीसीटीवी लगाएं, ये बात सही है, आवाम जागरूक होगी, लेकिन देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सुरक्षा एजेंसियों पर अरबों रुपए खर्च करती है। वो सीसीटीवी उत्तर प्रदेश सरकार की भी तो है, जिस लिए खर्च करती है। इनकी तैनाती हुई है, बीट के सिपाही होते हैं, होते बीट से ऊपर फिर कहीं न कहीं जोन बनाए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन सब जोन के माध्यम से जब ड्यूटियां डिस्प्यूट होती है तो उनकी जिम्मेदारी रात्रि गश्त होती है, पहरे की होती है। रात्रि पहरेदार सो गए क्या? चौकीदार कहाँ गए? चौकीदार भी सो रहे हैं। चौकीदार की बिल्कुल अजय जी, संरक्षा में क्या घटना हो रही है? जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पे यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।